हेलो एंड वेलकम टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और आपका स्वागत है हमारे एक न्यू इनिशिएटिव जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा 2 लेक्चर ऑलरेडी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आ चुका है जिसमें हम बेसिक चीज़ को देखे हैं, राइट। और जो पुर्तगाल है और जो डच है, वो 2 कंपनियों के बारे में देख चुके हैं कि किस तरह से पुर्तगाली और डच कंपनी इंडिया में आते हैं और किस तरह से इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो आज हम देखेंगे कि इंग्लिश और बाकी सारी कंपनियां किस तरह से इंडिया में आती हैं और कहां कहां पे अपना फैक्ट्री स्थापित करती है और किस तरह से इंडिया का अपना इंडिया पे अपना राज्य स्थापित करना शुरू करते हैं, राइट। और साथ में हम देखेंगे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन किस तरह से होता है, मुगल किस तरह से एक गर्त की ओर जाते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इंग्लिश के बारे में, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी हम बात करते हैं, सन 16 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रथम जो फर्स्ट फैक्ट्री था मछलीपट्टनम में 16 से 11 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक के कहे जाने के बाद यहाँ पे स्थापित हुआ था, राइट। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, राइट, उसका पहला फैक्ट्री कहाँ पे बनता है, तो मछलीपट्टनम 16 से 11 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक के द्वारा जब इसको दे दिया जाता है कि आप अनुमति दिया जाता है तो फिर ये बनता है, राइट। देन 1608 ईस्वी में क्या होता है कि सूरत एक जो सूरत सबसे पहले जब वहाँ पहुँचता है सूरत में इंग्लिश 1608 ईस्वी में, वहाँ पे जहांगीर होता है, राइट। जो जहांगीर वहाँ का जो शासक होता है वो फैक्ट्री लगाने की इजाज़त नहीं देता है, राइट। नेक्स्ट जो सूरत में जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना जो फैक्ट्री स्थापित करता है 1613 ईस्वी में, राइट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है IAS और PCS में कि इंग्लिश जब पहली बार आए थे तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले इंग्लिश जब आए, अंग्रेज जब आए तो वो 1608 ईस्वी में सूरत पहुँचे, जहाँ का जो राजा था वहाँ जहांगीर था, राइट। वहाँ उन्होंने उसको मना कर दिया वहाँ पे कि यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकते। धीरे धीरे क्या हुआ कि जहांगीर के साथ जो मुगल था उनके साथ इनका रिलेशन अच्छा होता गया और 1613 ईस्वी में यहाँ पे सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, राइट। सूरत 1613 ईस्वी में अहमदाबाद में कैम्बे में 1615 इसमें हुगली जो बंगाल की प्रथम फैक्ट्री थी, कलकत्ता मद्रास वहाँ पे अपना स्थापित किया, राइट। बंगाल में जो बंगाल प्रेसिडेंसी था हुगली नामक जगह पे वहाँ पे अंग्रेज ने अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो इंग्लिश जिस तरह से आए तो मछलीपट्टनम ये हमारे जो गोलकुंडा राज था वहाँ पे और बंगाल जो हुगली जो बंगाल प्रेसिडेंसी में था वहाँ पे अपना एक फैक्ट्री स्थापित करना शुरू कर दिया, राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो एज यूजुअल सभी जैसे विदेशी आए उसी की तरह था। जैसे एक्सपोर्ट में बात करें तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते थे वो वस्त्र, मसाला, नील, सोडा, अफीम, मोती, हाथी दांत, ये सब सारी चीज़ें ये यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, राइट। और इंपोर्ट करते थे, बाहर से लाते थे गोल्ड, सिल्वर, पारा, सुगंधित ऑयल, ये सब सारी चीज़ें, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, जितने भी परफ्यूम वगैरह हम ले रहे हैं वो क्या होता है, जो सुगंधित ऑयल आया हमारे इंडिया में, राइट, वो इंग्लिश के द्वारा लाया गया था, राइट। इंपोर्ट की बात करें, इम्पोर्टेंट धीरे धीरे इन्होंने अपना जैसे अपना राज्य विस्तार करना शुरू किया था, तो मद्रास में जैसे सेंट फोर्ट जॉर्ज में वहाँ पे अपना किलेबंदी की, कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किया, पौंडीचेरी में सेंट फोर्ट डेविड का उन्होंने वहाँ पे स्थापना किया और बॉम्बे का किला भी बनाया। तो राइट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अंग्रेज के बारे में हमें जानना प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, राइट। आगे देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क जब कंपनी आया, पहला आया फ्रांसीसी, डच, इंग्लिश और डेनमार्क। डेनमार्क आया 1916 में। डेनमार्क जैसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1916 में आया, तो ये एक प्राइवेट कंपनी था। पहली फैक्ट्री इन्होंने 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रेंकोबोर में स्थापित किया। व्यापारिक धीरे धीरे इसका कम था और जो मिशनरी था इसका जो मेन मकसद था, इन्होंने इंडिया में आके मिशनरियों का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, राइट। व्यापारिक इनका कम था बट ये अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को यहाँ पे फैलाने में काफ़ी हद तक रोल निभाया, राइट। देन हम देखते हैं 1755 में क्या हुआ, कलकत्ता के नज़दीक सोरामपुर में एक व्यापारिक केंद्र मिशनरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। सेरामपुर, राइट, सेरामपुर याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1755 ईस्वी में कलकत्ता के नज़दीक सेरामपुर में एकमात्र व्यापारिक केंद्र खोला था, जो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और मिशनरी शिक्षा को बढ़ावा मिला। कहीं ना कहीं ये चीज़ें डेनमार्क को
आगे परेशानियां खड़ा करती है, राइट। 1854 ईस्वी में बात करें तो कंपनी जो था वो सेल हो गया, ब्रिटिश को सेल कर दिया इसने, राइट। डेनमार्क ऐसी कंपनी थी जो 1854 ईस्वी में कंपनी को जो ब्रिटिश था उसको सेल कर दिया, राइट। देन हम देखते थे फ्रांसीसी। जब फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली हम देख लिए, डच देख लिए, इंग्लिश देख लिए, देन हम डेनमार्क देख लिए, अब देखते हैं फ्रांसीसी, राइट। फ्रांसीसी क्या था? इंडिया, उस समय इंडिया में औरंगजेब का शासन था, राइट। यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि पूछा जा सकता है कि जब फ्रांसीसी इंडिया में आए तो उस समय अंग्रेज जो इंडिया था उसके किसके हाथ में था? तो औरंगजेब का शासन चल रहा था इंडिया में, राइट। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जो प्रथम फैक्ट्री है इन्होंने 1667-68 में सूरत में बनाया, राइट, बाय फाइनेंसिंग कारोन दल द्वारा। जो फ्रांसी कारोन दल था वो उसके द्वारा ये सूरत में फ्रांसीसी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। अगर मेजर स्थान की बात करें तो जैसे मछलीपट्टनम बंगाल में, पौंडीचेरी, यमन, माहे और कारिकाल, ये तीनों स्थान थे पौंडीचेरी में, और बाद में चंद्रनगर में अपना स्थान यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे अपने प्रसार को लाया, राइट। हम फ्रांसीसी देख लेते हैं। फ्रांसीसी जब इंडिया में आए तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह था? फ्रांसीसी एक गवर्नमेंट कंपनी थी। गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी बातें भी होगी जिसको हम देखेंगे यहाँ पे। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक कमिश्नर और एक गवर्नर आए। जो प्रथम कमिश्नर थे, जो फर्स्ट कमिश्नर था फ्रांसीसी कैरोन थे, और जो गवर्नर थे वो प्रथम गवर्नर मार्टिन वन था, ठीक है। बाद में लियो ड्यूमा तथा डुप्ले भी आए जो कंपनी के पॉलिसी को आगे बढ़ाया, और डुप्ले इंडिया में कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रोल फ्रांसीसी के लिए निभाया जिन्होंने बाद में काफ़ी सारे काम किए फ्रांसीसियों के लिए, राइट। जो स्ट्रक्चर था, कंप्लीट गवर्नमेंट की कंपनी थी। वित्त मंत्री कॉलबर्ट द्वारा लुई 14 के काल में स्थापना किया गया था, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना। फ्रांसीसी की स्थापना कब हुई थी? जो वित्त मंत्री कॉलबर्ट था लुई 14वां के द्वारा 14 के काल में कंपनी की स्थापना हुई थी, राइट। नोट में देख लेते हैं, भारत में साम्राज्य स्थापित करने का प्रथम प्रयास फ्रांसीसियों द्वारा डुप्ले किया गया। अब देखो, डच आए, पुर्तगाल आए, राइट, इंग्लिश आए। इंग्लिश का भी जब अंग्रेज आए यहाँ पे तो अंग्रेज का भी उतना मनसा नहीं था कि हम किस तरह से इसमें भारत पे अपना शासन करें। लेकिन जब फ्रांसीसी आए तो फ्रांसीसी में खास करके जब डुप्ले आए तो इन्होंने क्या किया, जो इंडिया के, जो भारत के पॉलिसी था उसमें इंटरवेंशन करना शुरू किया, और इन्होंने अपना सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब इनको देखने को मिला, इंग्लिश को देखने को मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने को मिला, तो वो भी इस चीज़ से प्रेरित हुए, और कहीं ना कहीं आगे जाके जो फ्रांसीसी होगा, जो अंग्रेज होगा, इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी जाएगी, राइट। उस समय क्या था कि जो हमारा भारत था, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत था, इंटरनल जो मुगल था उसमें अपना अपना आपसी भाई भतीजावाद का भी काफ़ी ज़्यादा माहौल था। तो ये भी कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रांसीसी था उसको आगे बढ़ने में मदद करता है, राइट। हम बात करते हैं बंगाल में जो प्रथम फैक्ट्री लगाया था फ्रांसीसी के द्वारा। जो बंगाल में जो प्रथम फैक्ट्री लगाया गया था फ्रांसीसी के द्वारा, चंद्रनगर में लगाया गया विद द हेल्प ऑफ शहादत खां के हेल्प के द्वारा क्या हुआ, चंद्रनगर जो बंगाल का प्रथम फैक्ट्री था वहाँ पे स्थापित किया गया। देन हम बात करें रेजाविक की संधि 1698 ईस्वी में होता है डच वर्सेस फ्रांसीसी के बीच, जिसमें क्या होता है, पौंडीचेरी वापस कर दिया जाता है फ्रांसीसी को, राइट। रेजाविक की संधि याद रखना, रेजाविक की संधि 1698 ईस्वी में डच और फ्रांसीसी के बीच होता है, जिसमें पौंडीचेरी जो है फ्रांसीसी को वापस कर दिया जाता है, राइट। देन आगे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट भी होती है जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। सीधा 64 साल के बाद जब ये दोनों कंपनियां आती है तो अपना स्थान धीरे धीरे कलकत्ता में इंग्लिश का भी फैक्ट्री हो जाता है, कलकत्ता में फ्रांस का भी फैक्ट्री हो जाता है, राइट, मछलीपट्टनम में भी हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें देख के कहीं ना कहीं इसके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, और आगे जाके बहुत सारे लड़ाई भी लड़े जाएंगे। तो फ्रांसीसी वर्सेस इंग्लैंड के बीच 3 कर्नाटक युद्ध भी हुआ, जिसमें युद्ध भी हुआ। नवाब उस समय कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन था, राइट। फ्रांसीसी और इंग्लिश के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए, जिस समय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया उस समय जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन था, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना।
हम देखते हैं पहला कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ। 1740 से लेकर 1748 के बीच विशिष्ट रूप से कर्नाटक के नवाब पद के लिए संघर्ष था, राइट। जो कर्नाटक था वहाँ पे जो वहाँ का नवाब था उनके लिए संघर्ष चल रहा था, लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेज भी इस लड़ाई में कूद गए, अपने पर्सनल जो इसके पर्सनल जो पावर था उसको लेके लड़ गए, और इसके बीच में कहीं ना कहीं युद्ध देखने को मिला, ठीक है। कहीं ना कहीं इंटरनल ट्रेड को लेके काफ़ी सारी परेशानियाँ आ चुकी थी। जो अकबर था, जो औरंगजेब चल रहा था, जो मुगल भारत में थे, उन्होंने क्या किया था, कहीं ना कहीं जो अंग्रेज था उनको बहुत सारे ट्रेड से रिलेटेड फैसिलिटी दे चुका था, जिसके चलते इनको काफ़ी मोनोपोली बनने लगी, और धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध होने का कारण बना, राइट। यूरोप में क्या हुआ, और उसी समय क्या हो रहा था, यूरोप में इंग्लैंड वर्सेस फ्रांसीसी युद्ध भी स्टार्ट हो चुका था, जो कहीं ना कहीं भारत में भी इस चीज़ को बढ़ावा उत्पन्न करवाया, राइट। 1747 में क्या हुआ, एक्स लॉ पे की संधि हुआ, और युद्ध की समाप्ति के साथ ही यूरोप और इंडिया में युद्ध की समाप्ति हो गई, राइट। इसका कोई खास नतीजा नहीं आया। देन आगे देखते हैं, जो सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ 1751 से 1775 के बीच, इसमें क्या हुआ, कर्नाटक में जो हैदराबाद का निजाम था एवं मराठों का हस्तक्षेप था, राइट। इसमें कर्नाटक में क्या था, हैदराबाद निजाम एवं मराठों का हस्तक्षेप कर्नाटक में होना शुरू हो गया, जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अंग्रेज की तरफ से बात करें, जिसमें अंग्रेज का जो फ्रैंक था खुलकर भाग लिया, अंग्रेज और फ्रांस ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, और कर्नाटक में जो चंद्रा साहब था और हैदराबाद मुजफ्फरगंज का साथ दिया, राइट। तो ये सब चीज़ें, जो फ्रांस ने कर्नाटक में चंद्र साहब और हैदराबाद में मुजफ्फरजंग का साथ दिया, राइट। और अंग्रेज जो था कर्नाटक में, उन्होंने अनवरुद्दीन का साथ दिया, और जो हैदराबाद था वहाँ पे नासिर जंग उसको साथ दिया गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ें एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जो अंग्रेज़ था उन्होंने कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया, और हैदराबाद में नासिर जंग का, राइट। और जो फ्रांस थे कर्नाटक में चंद्र साहब का, और हैदराबाद में मुजफ्फरजंग का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं ये जब इंटरनल डिस्प्यूट होता है, आंतरिक कलह उत्पन्न होती है, तो लड़ाई का भी एक भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जनरली इसको हम आज के साथ जैसे देख सकते हैं, अगर घर में दो भाई है और कहीं ना कहीं उसके बीच में उसके जो वाइफ होते हैं उनके बीच में कोई कलह होता है, तो भाइयों में भी लड़ाई होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, पूरा परिवार बिखर जाता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत पहले से ही हमारे पूरे वर्ल्ड में चला आ रहा है, जिसका कोई ना कोई फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है, राइट। आगे जाके रॉबर्ट क्लाइव आता है, रॉबर्ट क्लाइव होता है, एवं डुप्ले आता है, जिससे डुप्ले क्या होता है, डुप्ले का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। 1755 में पौंडीचेरी की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति होती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है उसमें 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति होती है, और प्रथम में एक्स लॉ पेल की संधि के द्वारा समाप्ति होती है। थर्ड कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1758 से 1763 के बीच लड़ा जाता है, जिसमें यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध भी प्रारंभ हो जाता है। यूरोप में क्या होता है, सप्तवर्षीय, एक तो पहले इंग्लिश और यूरोप के जो फ्रांसीसी था उसके बीच यूरोप में लड़ाई चल ही रही थी, और तीसरी बार क्या होता है, ये एक और भयावह रूप ले लेती है, जो 1758 से 1763 के बीच चलता है, और कहीं ना कहीं थर्ड कर्नाटक युद्ध का अनुभव होना शुरू हो जाता है भारत में भी। इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी की तरफ से काउंट डी लाली 1758 भारत आता है, तथा फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लेता है, राइट। फ्रांसीसी जो काउंट डी लाली 1758 भारत आता है, वो जो फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लेता है, राइट। और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो एक सैनिक के रूप में आता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, उनके हाथ में कमान चली जाती है। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन मिलकर चंद्रनगर पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। बाद में यही चीज़ क्या होता है, प्लासी विजय 1757 में कहीं ना कहीं यही एक सूत्रपात रखता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का बहुत ही अच्छा रोल अंग्रेजों की तरफ से देखा जाता है, राइट। देन हम देखते हैं 1760 ईस्वी में क्या होता है, मद्रास तथा पौंडीचेरी के बीच जो स्थित वांडीवास होता है, वहाँ पे क्या होता है, डच और इंग्लिश जो होता है आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, राइट। जहाँ पे क्या होती है,
डच डच को बुरी तरह हराया जाता है, जो जहाँ पे क्या होता है डिफेक्ट किया जाता है। इसमें क्या, सॉरी डच को नहीं, 1760 में मद्रास तथा पौंडीचेरी के बीच क्या होता है, जो वांडीवास होता है उस युद्ध में क्या होता है डिफेक्ट किया जाता है इंग्लैंड को, ठीक है। जो इंग्लिश होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांसीसी द्वारा बुरी तरह हराया जाता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, फिर 1763 की संधि के द्वारा इस युद्ध का समाप्त हो जाता है, पेरिस की संधि द्वारा इस युद्ध का समाप्त हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना आप। जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ वो एक्स लॉ पेल की संधि के द्वारा समाप्ति होती है 1748 ईस्वी में, और जो सेकंड कर्नाटक युद्ध होता है वो 1755 में पौंडीचेरी की संधि के द्वारा समाप्ति होती है, और जो थर्ड कर्नाटक युद्ध होता है वो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा युद्ध का अंत हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी फ्रांसीसी असफल क्यों हो जाते हैं? क्या कारण होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी लोग, कोई भी राजा इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद भी वहाँ से डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो फ्रांसीसी लीडर नेपोलियन था वो पूरे वर्ल्ड में एक नई लीडर बन के उभर रहे थे, और जो डुप्ले था वो इंडिया में आके उभर रहे थे। फिर भी जो फ्रांसीसी था वो कहीं ना कहीं असफल हो गया भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में। उसके बहुत सारे कारण दिखाए जाते हैं, जिसमें से कुछ मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो पहले क्या था, अंग्रेज की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता। अंग्रेज तो एक प्राइवेट कंपनी थी, बाद में इसको गवर्नमेंट ने गवर्न करना शुरू कर दिया। बट जब प्राइवेट कंपनियां होती है तो उसमें लॉ भी अच्छे होते हैं, उसके काम भी अच्छे होते हैं और पूरे स्ट्रिक्टली काम किया जाता है। लेकिन आज के समय भी आप इसको तुलना कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट कंपनियां, वहाँ पे क्या होता है कि भाई भतीजावाद, और वहाँ पे क्या होता है करप्शन काफ़ी स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो स्वरूप होता है गवर्नमेंट होने के चलते करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। करप्शन बहुत ज़्यादा होने के चलते क्या होता है कि वहाँ का जो व्यापारिक और आर्थिक होता है वो कम होता है, जिससे क्या होता है इसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। जो अंग्रेज थे उसका 2.25 गुना व्यापार अधिक होता था फ्रांसीसी से। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था जिससे फ्रांसीसी असफल है। अंग्रेज का बंगाल विजय, जब बंगाल विजय होती है अंग्रेज की, तो वो भी कहीं ना कहीं कारण था। डुप्ले की फ्रांसीसी, इसी बीच में क्या होता है, डुप्ले को वापस फ्रांस में बुलाया जाता है, जो कि डुप्ले भारत में क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में फ्रांसीसी की तरह से उभर रहे होते हैं। बट वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा गलत निर्णय लिया जाता है और डुप्ले को जो भारत से वापस बुला लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको काफ़ी हद तक सहायता मिलता है इस चीज़ से, ठीक है। लाली की उसके डुप्ले के बाद आता है लाली, जो फ्रांसीसी के बाद एक लीडर के रूप में आते हैं लाली, ठीक है, जिसके और दूरदर्शिता होता है, सहयोग का अभाव होता है। ये इनका चरित्र तो उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इसको सहयोग नहीं मिलता था, राइट। और विलियम पिट की नीति, जो अंग्रेज के द्वारा था विलियम पिट की नीति, ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दिया, राइट। यूरोपियन पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं जो फ्रांसीसी था उसके डिक्लाइन का कारण था। और इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसमें परस्पर सहयोग की भावना भी काफ़ी अच्छी थी, राइट। फ्रांसीसी जल सेना का कमज़ोर होना भी कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाता है कि फ्रांसीसी कमज़ोर होते चले गए, राइट। देन अंग्रेज को हम थोड़ा विस्तार से जानने की देखते हैं, कोशिश करते हैं। जब अंग्रेज भारत आए 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ के द्वारा, जो एक शेयर होल्डर थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय भारत में अकबर का शासन था। अंग्रेज भारत के अकबर के शासन में आए, तो इसमें जो कंपनी था, इसमें कंपनी में क्या था, सीनियर मर्चेंट था, जूनियर, फैक्टर, राइटर और अप्रेंटिस, मतलब एक पूरा हायरार्की था, जिससे क्या होता था एक पूरी हायरार्की एक हायरार्की था कंपनी में, राइट। जो कंपनी था उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होते थे, जिसमें 24 लोग थे। टॉमसो स्मिथ जो एक गवर्नर होता था, डिप्टी गवर्नर होता था, और 22 मेंबर भी थे इसमें। टोटल 24 आदमी थे, 24 लोग थे। उसमें से सीनियर मर्चेंट, जूनियर मर्चेंट, फैक्टर, राइटर, अप्रेंटिस, ये सब सारे इस चीज़ से इन्वॉल्व थे, राइट। देन हम बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस, जो पहला गवर्नर भारत आया। भारत का अंग्रेज का पहला गवर्नर जो भारत में आया कौन था, कैप्टन हॉकिंस। तो ये ध्यान रखना, राइट। अब देखो जब एक हायरार्की बनती है, सीनियर मर्चेंट, जूनियर मर्चेंट, फैक्टर, राइटर, अप्रेंटिस, तो कहीं ना कहीं क्या होता है भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है, भाई भतीजावाद का भी क्या होता है कि ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, और वेतन भी कम होता है। जनरली आज देख ही रहे हो आप, जो प्राइवेट कंपनियां उसमें बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है वेतन भी कम होता है। वेतन कम होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे पर्सनल ट्रेड का भी एक चलन स्टार्ट होता है, जो कहीं ना कहीं आगे जाके कंपनी के लिए बहुत नुकसान वाली चीज़ें होती है, और भारत में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, राइट। देन हम आगे देखते हैं ब्रिटिश के समय भारत की स्थिति क्या थी, ये तो हमने देख लिया।
अब देखते हैं भारत की स्थिति उस समय क्या थी जब ब्रिटिश आए भारत में, तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। हम इसमें देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे होता है, सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या होता है, स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने के कारण ब्रिटिश समय के समय भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक होनी शुरू हो जाती है। मुगल साम्राज्य का पतन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में, तो उस समय क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। पतन होने के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं हमारे जो हिस्टोरियन है उसके द्वारा, और जिसमें से आंतरिक कमजोरी और बाहरी चुनौती। अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम डिस्प्यूट है तो, और बाहरी चुनौती आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो पतन का कारण होता है। औरंगजेब की धार्मिक दक्कन नीति, जो औरंगजेब की नीति थी, हालांकि हालांकि जो हालांकि जो ये थे मुगल एम्पायर में अकबर थे, वो कहीं ना कहीं अच्छे थे, बट उन्होंने अच्छे काम भी किए कहा जा सकता है। बट जो औरंगजेब था, इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पे जो धार्मिक रीति रिवाज था उनको उनको ठोस पहुँचाने का काम किया। उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, तो कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद की भी शुरुआत हो चुकी थी। नियमों का अभाव था, कोई नियम नहीं था कि कैसे राजा बनेंगे, किसके लिए क्या चीज़ होना चाहिए, प्रजा के लिए क्या चीज़ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्प्यूट इतना ज़्यादा था कि मुगल का पतन शुरू हो गया था। राइट। मुगल सेना कुलीन वर्कच है। दरबारी प्रतिस्पर्धा, दरबारी प्रतिस्पर्धा में क्या था कि जो जिस कहते हैं जिस थाली में खाता था उसी थाली में छेद करना शुरू कर दिए थे। आर्थिक जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गई। मुगल राजव्यवस्था की प्रकृति उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए। यूरोपियन का आगमन हो चुका था, जिससे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो चुका था। राष्ट्रवाद की तो भावना बिल्कुल ही नहीं थी उस समय से, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे 1947 तक ये सब चीज़ें देखने को मिला। राइट। वंशानुगत निरंकुशता, उन केंद्रीकृत सरकार का अभाव भी था। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुगल चुनौती का मुगल के डिक्लाइन होने का कहीं ना कहीं कारण था। दूसरा कारण क्या था, स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय। कहीं ना कहीं क्या हुआ, जब इंटरनल डिस्प्यूट होगा, भाई भतीजावाद शुरू होगा, एक दूसरे के लिए जलना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं नए नए राज्य का उदय भी होगा, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य के रूप में हैदराबाद, बंगाल और अवध का विकास होता है। नए राज्य का उदय होता है, जिसमें मराठा, सिख, जाट एवं अफगान, और स्वतंत्र राज्य से मैसूर, केरल और राजपूत, ये सब राज्य क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मुगल के डिक्लाइन होने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है। सामाजिक आर्थिक परिणाम में देखते हैं, इसको डार्क एज के रूप में देखा जाता है, क्योंकि बख्तियार खिलजी और बहुत सारे लीडर्स जब आए, तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया, जिसकी वजह से मुगल का डिक्लाइन होना स्वाभाविक ही था। ठीक है। राइट। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको लेक्चर ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।